अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियो 360। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यहाँ पे डेनमार्क के अंदर के किस तरह पाकिस्तानी जो है वो डेनमार्क में आए और किस तरह उन्होंने खासतौर पे आज के दौर में जो पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं किस तरह उन्होंने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया, उनके लिए चीजों को सेटल किया। तो ये बात बहुत पीछे जाती है। अगर हम देखें तो लेट 1960s में, और टू बी एग्जैक्ट 1967 से डेनमार्क के अंदर जो है वो फॉरेनर्स आना शुरू हुए और पाकिस्तानी भी उस टाइम पे यहाँ पे आना शुरू हुए। हमारे साथ जो आज शख्सियत बैठी हैं ये भी उन चंद खुश नसीबों में से हैं जो उस वक्त डेनमार्क के अंदर आए जब डेनमार्क के अंदर शायद ही कोई पाकिस्तानी होते थे, और वो पाकिस्तानी जो है वो आने वाले पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे और अपने अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे थे। तो हमारे साथ अब्बास रिजवी साहब बैठे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये डेनमार्क में किस तरह आए, क्यों आए, और डेनमार्क में आने के बाद इन्होंने यहाँ तक आज के दिन तक पहुंचने के लिए इन्होंने क्या कुछ किया। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम अब्बास साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि आपके तवज्जो से मैं नाज़रीन के साथ अपना तारुफ करवा सकूं, इसके लिए मशकूर हूँ। जी अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ की दुनिया और यहाँ के खासतौर पे जो पाकिस्तानी है वो आपको हमेशा से ऐसे ही देखते रहे, मगर आज हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ तक इतना लंबा जो सफर तय किया, आप किस तरह डेनमार्क में आए। हम लोगों को आपकी लाइफ की जो अदर साइड है हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरह आप जो है वो आपने इतनी अचीवमेंट्स की और यहाँ तक आप पहुंचे। तो सबसे पहले ये बताइएगा इस बात को शुरू करने के लिए कि आप डेनमार्क में कब आए, कैसे आए और कितनी उम्र के थे आप यहाँ पे डेनमार्क में आए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नहायत पाक नाम से अपने कलाम का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहली ये बात है कि मैं यूरोप पहले भी आ चुका। ये मेरा सेकंड ट्रिप था। वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं यूरोप के लिए निकला था तो ये मेरा ख्याल है कि उस वक्त मेरी तकरीबन 17 साल हुआ थी और मैं जर्मनी गया था अपने फ्रेंड के साथ। जर्मनी जाने का मेरा फ़कत मकसद ये था कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी जर्मनी के बारे में कि वहाँ पर अगर आप दिन के 4 घंटे काम करें जो कि आपको इजाज़त होती है, तो आपको वहाँ पर एक प्रैक्टिकांट वीज़ा कहते हैं उसको, यानी प्रैक्टिकल काम करने के लिए आपको वीज़ा मिल सकता है, जिसकी बुनियाद पर आप न सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि अगर आप स्टडी करना चाहें तो उसके लिए आपके अखराजात कमाने का एक ज़रिया या आपके अखराजात को पूरा करने का एक ज़रिया बन जाता है। तो मैं पहली दफ़ा यही दिल में उम्मीद और यही आस लेकर मैं जर्मनी गया था। और जर्मनी मैंने बहुत कोशिश की, जितनी भी जगह थी जहाँ पता चला कि फ़िलहाल जगह से अगर तुम्हें वहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तो उसकी बुनियाद पर तुम्हें प्रैक्टिकांट वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। बहरहाल काफ़ी तकदो के बाद 6 महीने वहाँ पर धक्के खाने के बाद मैंने बेहतर ये समझा कि वो वापस पाकिस्तान चला जाऊँ। और उस दौरान में आपको पता है कि मुझे अपने उसको क्या कहना है अखराजात को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना था। तो मैंने वहाँ पर हर किस्म का काम किया। बड़े बड़े होटल जो थे या बड़े जो रेस्टोरेंट जो थे उनमें अपने कप के बराबर बड़ी बड़ी देगें भी धोई। और ये आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये कुछ इट गोज बैक टू 1967, ये 1967 की बात है। अच्छा, ये उस टाइम की बात है जब दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप जो है वो एक नए यूरोप की तरफ उसका सफर था। उस सफर में मेरा ख्याल है यूरोप काफी हद तक आगे निकल चुका था और खासतौर पर जर्मनी ने बड़ी तरक्की की हुई थी। उस जमाने में जर्मन जो है मुनक़्क़िस में मतलब तकसीम शुदा था। एक ईस्टर्न जर्मनी थी, दूसरी वेस्टर्न जर्मनी। लेकिन उसके बावजूद जो है ना वहाँ पर दुनिया में जो आला तरीन आपको बहुत अच्छे लेवल की डेवलपमेंट मिलती थी वो आपको जर्मनी में मिलती थी। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, चूँकि हम कॉलोनियल निज़ाम की पैदावार हैं, तो हम समझते हैं कि उस ज़माने में ये नोशन यही था कि जी अगर आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न अगर आपने साइंसेस पढ़नी है तो उसके लिए आप या यूके जाइए या कनाडा या अमेरिका। लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक जर्मनी जो है उनमें से किसी भी तरीके से कम नहीं था। फिर आप 1967 में आए, 6 महीने जर्मनी में रहे और फिर आप पाकिस्तान वापस चले गए। एग्जैक्टली, हाँ जी। और फिर डेनमार्क में कब आए? डेनमार्क में 1969 में आया हूँ और वापस पाकिस्तान जाकर मैं जो अपनी तालीम को अधूरा छोड़कर निकला था उसको मैंने पूरा करने की कोशिश की। मैंने उस जमाने में FSC करके BSc के फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। अच्छा, ये जहां तक मुझे याद पड़ता है जो हमने हिस्ट्री से पढ़ा है, क्योंकि हमने तो हिस्ट्री से इन चीजों को देखा है कि 1969 वाज द ईयर जब सबसे पहले पाकिस्तानी डेनमार्क में आए।
ऑल्दो के 1967 से इन लोगों ने फॉरेनर्स को बुलाना शुरू किया, मगर 1969 वाज द ईयर कि जब पहला पाकिस्तानी डेनमार्क में आया। तो आप यानी कि उन चंद खुश नसीबों में से हैं जो 1969 में यहाँ पे आए। मैं ये कहूँगा इट्स अ ट्रूथ विद मॉडिफिकेशंस, क्योंकि ऑलरेडी 1967 से ही यहाँ पर पाकिस्तान के कोयटा के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो कि मेरे जानने वालों के बड़े भाई थे। मतलब हम जो कॉलेज में जिनके साथ पढ़ते थे उनके कोई बड़े भाई यहाँ पर जो है काम कर रहे थे। तो उस जमाने में बहुत कम तादाद में पाकिस्तानी थे यहाँ पर, लेकिन जो इनफ्लक्स जो शुरू हुआ है वो 1969 में शुरू हुआ है। तो ये बताइए कि 1969 में आप यानी कि 2 साल का तकरीबन गैप था डेनमार्क आने में। डेनमार्क ही क्यों आए? क्या आपको था कि जर्मनी आप पहले जा चुके हैं, तो जर्मनी से डेनमार्क आना तो ऐसे ही होगा कि जिस तरह आप एक पाकिस्तान में बड़े शहर से छोटे कस्बे की तरफ आप जा रहे हैं? बिल्कुल सही है। और डेनमार्क आने की वजह फकत ये थी कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि यहाँ पर लोग इससे पहले भी आबाद हो चुके थे। मेरे कोयटा के एक फ्रेंड थे जो कि अगरचे उम्र में हम मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन उनके साथ हमारे काफ़ी दोस्ताना ताल्लुक थे। तो वो पश्तो स्पीकिंग थे, तो वो मुझको कहते हो बॉस, उनकी बड़ी गहरी आवाज़। मैंने कहा जी लाला, लाला का मतलब होता है भाईजान। यार तुम इतना पढ़ना लिखने वाला आदमी, आओ डेनमार्क में पढ़ो। मैंने कहा डेनमार्क में पढ़ना मुमकिन है? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि डेनमार्क में न सिर्फ लोगों की ज़रूरत है, बल्कि डेनमार्क में आप अगर दिन को मेहनत मजदूरी करें तो आप शाम को पढ़ भी सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि दोनों जगहों का मैंने जो टारगेट बनाकर जो हमला किया था, जर्मनी और उसके बाद डेनमार्क, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि मैं जाकर पढ़ूं। अच्छा, यानी कि यही मेरा अगला सवाल था कि आप डेनमार्क में काम करने की आपका बुनियादी मकसद नहीं था, आप पढ़ने के लिए आए थे। अगरचे कि मोस्टली जो है वो जो गैर मुल्की हैं और खासतौर पे पाकिस्तानी, उनकी टेंशन थी कि वो यहाँ पे काम करने के लिए आए। देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत ज़्यादा किसी बहुत बड़े ख़ानदान का बहुत ही अमीर जो है मैं लड़का था और मैं इस वजह से मुझे काम की ज़रूरत नहीं थी, नहीं। लेकिन मेरा मेन टारगेट यहाँ पर आकर काम करके पैसे नहीं था बनाना। मैं इतना ही काम करना चाहता था जिसकी बुनियाद पर मैं तालीम हासिल करूं, और फिर मेरा सबसे बड़ा जो है एक मिशन ये था कि इस तालीम को हासिल करने के बाद मैं अपने मुल्क में उसकी कंट्रीब्यूशन दूं और अपने लोगों के लिए कोई बेहतरी का काम करूं। अच्छा, आज के दौर में या खासतौर पर अगर हम 15-20 साल पीछे भी चले जाएं तो लोगों के लिए बड़ा आसान था कि किसी भी जगह पे जाएं। खासतौर पे जब डेनमार्क में आते थे तो यानी कि लोगों को पहले से चीजें, बहुत सारे लोगों को सेटल्ड मिलती थी, वो तगोदो नहीं करनी पड़ती थी जो शायद आप लोगों को करनी पड़े। तो लोगों में एक बड़ा वो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी सी होती है कि जब आप आते हैं तो आपका कैसा होता है। तो आप कुछ बताएं कि जब आप पहले दिन जहां पे आए क्या एक्सपीरियंस था, कुछ थोड़ा सा, यानी कि पहले दिन के बारे में, या जब आप आए तो आपको कैसा कैसा फील हुआ? मैं वही कहना चाह रहा था कि जब डेनमार्क में यहाँ पर गाड़ी आकर इनके मेन स्टेशन पर रुकी तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। मैंने कहा ये तो मैं किसी गांव में आ गया हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट हैंड इंप्रेशन यूरोप के बारे में था वो म्यूनिख से था। और म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट वगैरह बड़े, आपको पता है, खूबसूरत और बड़े जदीद शहर हैं। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार मैं कहाँ आ गया हूँ। मैंने कहा नसरुल्ला साहब जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे मिसगाइड किया है, क्योंकि वो जरा जॉली टाइप थे। लोगों को कहते थे आओ दावत है आ जाओ, जहाँ तो उस वक्त वो मौजूद ही नहीं होते। तो उनका मैंने तुमको बेवकूफ़ बनाया। तो मैं यही समझा। लेकिन मैं जब वहां पर प्लेटफॉर्म पर उतरा तो मैंने लोगों को कहा कि भाई निकलने का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा शहर जो है फर्स्ट फ्लोर पर है। तो फिर मुझे वो जो एस्केलेटर लगे हुए थे उस पर खड़े होकर मुझे ऊपर जब जाकर मैंने देखा तो फिर मुझे पता चला कि जी हाँ, इस शहर में बत्तियां भी हैं, खूबसूरती भी, ऐसा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये चीज बड़े धड़ल्ले के साथ कह सकता हूँ कि जर्मनी का फर्स्ट टाइम जो मुझे इंप्रेशन मिला था यूरोप के बारे में, उसकी निस्बत डेनमार्क आकर मुझे बड़ी मायूसी हुई, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, तो डेनमार्क में जब आप आए, मेरा अपना भी ये है कि क्या आपने वीजा लिया? अगर वीजा लिया तो उस टाइम पे तो PIA भी नहीं थी, तो क्या आपने रूट बनाया? कैसे आए? कोई ट्रेनें पकड़ी, कोई किश्तियां पकड़ी, कोई बहरी जहाज पे आए? कैसे आए? सबसे पहली ये बात है कि बहुत वो खुशकिस्मत है लोग जो कि किसी एक जगह से एम्बार्केशन करते हैं और दूसरे अपने पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन पर उतर कर अल्लाह अपने जो है कपड़े झाड़ते हुए मजे से टैक्सी में बैठकर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच सकते हैं। हमें यहाँ आने के लिए बहुत दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ा। ये मैं नहीं कहूंगा कि मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पैदल जाना पड़ा, हालांकि उन्हीं दिनों में कुछ लोगों ने पैदल भी बॉर्डर्स को क्रॉस किया, क्योंकि उस जमाने में पाबंदियां लगना शुरू हो गई थी और खसूसन पाकिस्तानियों को रोकते थे। लेकिन कुदरत की मेहरबानी ऐसी थी, मैं जब डेनमार्क के बॉर्डर में, मैं ट्रेन में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उसमें आ रहा था, तो जब वहां पर पता नहीं है, मुझे नहीं पता पुलिस ऑफिसर था या कोई और था, उसने आकर मुझे कहा पास।
तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? तो पता चला पासपोर्ट मांगते हैं। तो मैंने उसको पासपोर्ट दिखाया। तो कहता है तुम यहाँ पर कैसे आए हो? मैंने कहा देखो मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने रिसेंटली जो है पाकिस्तान में, मतलब मैं BSc से फारग हुआ हूँ। अगरचे मैं BSc से फारग नहीं था हुआ, इम्तिहान देने से पहले आ गया था, तो अभी मैं सैर सपाटे के लिए निकला हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास इतने फंड्स हैं कि तुम यहाँ पर रह सकते हो? मैंने बटवा निकाला। मैंने कहा देखो भाई, उसमें $1 के बहुत सारे नोट थे। तो उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर एंटर होने की इजाजत हुई और उस जमाने में कोई पाबंदी नहीं थी कि आप वीजा लेकर आए और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना था कि आप अपने बलबूते पर कोई जॉब तलाश कर लें। जैसे आपको जॉब मिलता था उनसे आप अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आप पुलिस के पास जाएं, जो कि फॉरेन यहाँ एलियन पुलिस जो थी, वो आपका वो अपॉइंटमेंट लेटर देकर उसी जो आपका एम्प्लॉयर होता था उसके साथ आपको टैग कर देती थी और ठप्पा लगा देती थी कि आप सिर्फ इसी के पास काम कर सकते हैं और अगर इन केस आपको फायर कर दिया जाए तो आपके पास 1 महीने का वक्त होगा जिसमें आप दूसरा जॉब तलाश करें और अगर आप नहीं कर सकेंगे तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही सिस्टम जैसा अमेरिका में है या इंग्लैंड में है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको फारिग कर दिया तो फारिग है। अच्छा, आप यहाँ पे आ तो गए, आपके जो कोयटा से जो आपके दोस्त थे जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया भी, तो पहले दिन आप आए, आप उनसे मिले, उनके पास रहे, या रहने के लिए भी आपने खुद ही कोई जो है, डेनिश भी नहीं आती होगी डेफिनेटली, तो आपने कैसे इस चीज को मैनेज किया? देखें, जो मेरे दोस्त जो थे उनके साथ जब मुलाकात हुई तो पाकिस्तान में थे, वो पाकिस्तान ही में थे, मैं यहाँ पर आया। इसका मतलब है कि वो ना यहाँ पर मौजूद थे और ना ही वो मेरी किसी तरीके से मदद कर सकते। और आप आए भी बिल्कुल अकेले थे? मैं, मेरे साथ मेरा दोस्त था, हम 2 थे। अच्छा। तो मैं और मेरा फ्रेंड था, हम कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़े हैं। उसके अलावा हमारी जो है घर भी कोयटा में एक ही जगह पर थे तकरीबन, तो हम साहब भी थे। लेकिन उनके पर मुझे तकरीबन इतना ही एतमाद था जैसे किसी भाई पर हो सकता है, बल्कि एक बहुत बड़े जो है ना, मुझसे वो थोड़े से बड़े थे, तो मैं उनको मतलब समझता था कि मेरी बैकबोन है। तो हम लोग यहाँ पर आए। अब मुझे पता था कि कुछ कोयटा के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन ये मुझे नहीं था पता कि वो कहाँ पर है। सुनने में आया था कि यहाँ पर वेलबी में एक जगह है, वहां पर एक उसको फंक्शनेट कहते हैं, जो एक बोर्डिंग हाउस था। तो वहां पर कोयटा के काफी हजारा कबीले के लोग वहां पर रहते हैं। तो मैं वहां पर ढूंढता ढूंढता पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानियों को जो लैंड लेडी है वो जगह नहीं दे रही, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहां पर कोई झगड़े वगैरह किए थे, तो इस वजह से जो है ना वो आपको जगह नहीं देगी और इस वक्त मौजूद भी नहीं है, तो आप कल आइए। तो फिर एक रात मुझे किसी ने बताया कि भाई हम तो आपको यहाँ पर नहीं रख सकते। एक यहाँ पर कोयटा के मेरे जानने वाले हुआ करते थे, वो मुझसे ज्यादा मेरे खानदान को जानते थे। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, कहा आप उनके पास चले जाएं, वो हो सकता है आपको रात को तकरीबन स्टे के लिए आपको जगह दे दें। तो मैं और मेरा फ्रेंड उसके पास गए। वो बेचारा खुद किसी के पास बतौर किराएदार रहता था। एक फ्लैट था और उसमें उसने एक कमरा जो था ना उसे लिया हुआ था, और कमरा लेने की बुनियादी शर्त यह थी कि वहां पर उसका कोई मेहमान नहीं आएगा। तो जब हम उसके पास गए, उसने हमारी शक्ल सूरत देखी तो कहने लगा आगा, क्योंकि कोयटा में मेरा पूरा नाम आगा अब्बास रजवी है, तो मुझे कोयटा में जो है जितने भी मेरे जानने वाले हैं वो अब्बास रजवी के नाम से इतना नहीं जानते, आगा अब्बास के हवाले से ज्यादा जानते। कहने लगा आगा तुम मेरे सैयद हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कर रखूंगा तो मेरे लिए मुसीबत होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम थोड़ी बहुत जुबान जानते हो, अगर तुम नहीं रख सकते कोई सस्ता सा होटल वगैरह तलाश करने में मेरी मदद कर दो। तो हम दोनों भाई जो है, मतलब मैं और मेरे दोस्त हारून उनका नाम था, हम वहां पर चले जाएंगे और हम वहां पर रात बसर कर लेंगे। दूसरे दिन तो हमने लायला जो कि लैंड लेडी थी उनके साथ हमारी अपॉइंटमेंट थी। तो उसने मेरी शक्ल देखी, कहने लगा नहीं यार जो भी हो मैंने तुमको कहीं नहीं जाने देना, यहीं सो जाओ, लेकिन ये है कि सुबह 5 बजे से पहले उठकर आप लोगों ने निकल जाना है। मेरा जो मालिक मकान है उसको पता ना चले कि आप लोग यहाँ पर सोए। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। हम फर्श पर वहां पर सोए। उसके बाद सुबह 4:30 बजे उन्होंने हमें जगा दिया। उन्होंने भी जॉब के लिए 6 बजे निकलना था। हम उससे पहले जो है निकल कर वापस वहीं पर चले गए जो कि जहाँ पर हमारे और कोयटा के लोग रहते थे, और उनको कहा कि आज लैला से हमारी मुलाकात करवा दो। तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ पर रहें, वो 4 बजे के बाद यहाँ पर मिलेगी, तो फिर आप उसके साथ बात करें। वैसे वो पाकिस्तानियों को जगह नहीं देती। अच्छा, घर वालों ने नहीं रोका कि आप इतनी छोटी उम्र है, आप पढ़ने जा रहे हैं या काम से जा रहे हैं, को उन्होंने नहीं कहा कि कब वापस आएंगे, जाएं या ना जाएं? घर वालों में सब ने इस चीज की बड़ी मुखालफत की थी कि आप इतनी छोटी उम्र में अब शहजादों की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। मेरी बहनें ये कहती थी कि हमने तुम्हें कभी अपना रुमाल भी धोने नहीं दिया। वहां जाओगे कौन तुम्हें पूछेगा, कौन तुम्हें खाना खिलाएगा, कैसे पैसे कमाओगे, सोने की जगह तुम्हारे लिए एक मतलब सही मुनासिब जगह होगी नहीं होगी। यहाँ पर तो तुम्हारा बेड सबसे ज्यादा
खूबसूरत बेड तुम्हारा यहाँ पर है, तो तुम क्यों जा रहे हो? मेरे वालिद कह रहे थे कि देखो, अगर तो तुमने जाना है तो मैं तुम्हें एक ही सूरत में इजाजत दूंगा, वो ये है कि तुम कहीं एडमिशन लो, मुझे एडमिशन लेटर दिखाओ, उसकी कंफर्मेशन, तो उसके बाद तुम्हारे जितने पैसे अखराजात होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने उनके कहने पर मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। उन्होंने पहले वो टॉयफल वगैरह होता है, आप वहाँ का जाकर इम्तिहान दें जो कुछ भी, तो मैं वो चीज़ कर चुका था। बाद में जब उनका लेटर आया जिसमें कि उन्होंने बताया कि आपको हॉस्टल के कितने पैसे देने होंगे, खाने के कितने पैसे होते हैं, और आपके अपनी एंटरटेनमेंट, आपके पॉकेट मनी के लिए कितने पैसे, मैंने जब वालिद को दिखाया तो वो $1000 से ज़्यादा बनते थे उस ज़माने में। तो मेरे वालिद ने देखकर गहरी खामोशी इख्तियार की, काफ़ी देर चुप रहने के बाद कहा ना, कोई बात नहीं, जाओ एडमिशन लो, मैं ये दूसरा जो मकान है मेरा इसको भेज दूंगा, इसकी जितनी रकम होगी मैं डिपॉजिट करके तुम्हारे लिए महीने हर महीने में तुम्हारा खर्च भेजता रहूंगा। अच्छा, मुझे बात तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उस जमाने में जो था, मैं, मुझसे बड़े भाई, मुझसे बड़ी बहन, मुझसे छोटी बहन, उससे छोटा भाई, हम 5 दो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे जो कि कोयटा में नहीं थे, और बाकी जो है हम लोग, एक मेरी सिस्टर जो थी वो FSC की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, छोटा भाई मेरा FA का वो अपना कर रहा था कि उसका कोर्स कर रहा था। तो मैंने ये सोचा, और मेरी जो सिस्टर जो थी जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उनको मेरे वालिद हर महीने उनको पैसे भेजते थे। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं वालिद की सारी जो है मतलब तकरीबन आधी कमाई मैं एक महीने के खर्च के तौर पर ले जाऊं, मेरे बहन भाइयों को क्या बनेगा। तो मैंने उस आइडिया को ड्रॉप किया, मैंने वालिद को नहीं बताया, लेकिन मैंने उस आइडिया को ड्रॉप किया अपने आप, और मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर मैं कहीं जाऊंगा तो अपने बलबूते पर जाऊंगा। तो जब मैंने वालिद को कहा मैं वहां पर नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा फिर बेटा मेरी तरफ से अकाउंट बंद है। मैंने फिर वालदा की मिन्नत समाजत की, अम्मी आप तो जानती हैं मैं मतलब ये काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ अबू को किसी तरीके से आमादा कर लें। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे अबू जो हैं वो जो उनकी मर्जी होती है वही करते हैं, और मैं उनको मतलब कन्विंस नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हारी भी हम मदद कर सकती हूँ कि हमारे जो किराएदार हैं, हमारी जायदाद थी थोड़ी सी कोयटा में, तो अमूमन किराए की वसूली के लिए हमें भेजा जाता था कि जी अम्मी ने किराया दे दें। अम्मी ने कहा इस महीने कितने आपके बनते हैं वो आप दे दें, क्योंकि कुछ लोग सीजन पर लेते थे, जो कि हमारे मतलब कुछ ऐसे गोदाम वगैरह भी थे, और वैसे कोई 1-2 मकान थे जिसमें के लोग आकर परमानेंटली भी रहते थे। लेकिन कुछ लोग सिंध से, पंजाब से कोयटा में आते थे। उस जमाने में कोयटा बड़ा मशहूर था बतौर हिल स्टेशन, तो वहाँ मकान सीजन पर उठाए जाते थे, और सीजन पर उठाने का मतलब है कोई आकर आपसे 2-3 महीने के लिए मकान किराए पर ले लेता था, और वो 2-3 महीने में आपको इतने पैसे मिल जाते थे जैसे कि साल की आमदनी होती है। तो अम्मी ने मुझे लेटर दिया कि जाकर दिखाओ अपने 2-3 हमारे जो किराएदार थे, कि अम्मी ने कहा कि मैं किराया लेना चाहती हूँ और 2-2 महीने का एडवांस दे दो। तो उस तरीके से फिर जो पैसे मुझे मिले वो अम्मी ने मुझे दिए, और मैंने अबू से कहा कि मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ, फिल्म वगैरह देखूंगा, तबीयत की है तो वापस आ जाऊंगा। हाँ जी बेटा जाओ। फिर वहां से मैं निकला तो यहाँ पर आकर मैं, यानी कि अभी तक वो आपकी फिल्म खत्म नहीं हुई जो आप देखने का निकले थे, और वो चल रही है। जब आपके घर वालों को, खासतौर पे वाल साहब को पता चला कि अब आप डेनमार्क में आ गए, उस टाइम तो कम्युनिकेशन का कोई इतना इजी वे भी नहीं होता होगा, तो उनका रिएक्शन क्या था? देखें, अब जब से मैं खुद वालिद बना हूं ना, तो मुझे पता है कि औलाद से नाराज रहना नामुमकिन है। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। मैंने कहा अब्बू प्लीज, इतनी बात की। हाँ बेटा मैं सदके जाऊं, क्या बात है। मैंने कहा बस मुझे जो उनके साथ बात हो रही थी वो थ्रू टेलीफोन हो रही थी। उस जमाने में पूरे एक मोहल्ले में एक ही टेलीफोन हुआ करता था, किसी के घर में जाकर वहां से वो अटेंड किया करते थे। हम यहाँ पर स्टेशन वगैरह से टेलीफोन का एक सिस्टम हुआ करता था, या यहाँ पर जो इनकी PTT वगैरह या इनका जो टेलीग्राफ और टेलीफोन डिपार्टमेंट था उसके थ्रू हम कॉल करते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, मैं खुश हूँ कि तुमने जाकर कामयाबी हासिल की है, लेकिन एक बात है कि जैसे तुम अपनी तालीम हासिल कर लो तो तुम वापस आओगे। मैंने कहा अबू दैट्स अ प्रॉमिस। तो उस चीज पर वो मुझसे रजामंद हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पे आ भी गए, आपने रहने का एक दिन का बंदोबस्त कर भी लिया, आपने डेफिनेटली लैला से अगले दिन मुलाकात भी कर ली होगी, तो काम पहले किया या पहले आप किसी यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने के लिए? नहीं जी, यूनिवर्सिटी का जो है ना सफर वो तो बहुत लेट शुरू हुआ, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये गलत फहमी थी कि दूसरे ममालिक की तरह यहाँ पर भी जो हायर एजुकेशन जो है वो डेनिश की बजाय या सिर्फ डेनिश में कंडक्ट नहीं होती होगी, वो लामहला तौर पर जो है वो इंग्लिश में भी होगी। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो उन्होंने कहा देखें हमारी जो सिलेबस की किताबें हैं उनमें से हो सकता है कि कुछ किताबें इंग्लिश में हों,
लेकिन कुछ किताबें जर्मन में भी हो सकती हैं और अमूमन हमारी जो किताबें जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो डेनिश में होती हैं। तो आपके लिए मस्ट ये है कि आप ज़ुबान सीखिए। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं ज़ुबान ज़रूर सीखूंगा। मुझे ये बताइए कि मैं जब यहाँ पर दाखिला लेने के लिए आऊँ तो मेरी कैपेबिलिटी जो है लैंग्वेज वाइज कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा वो इतनी हो कि हम जो लेक्चर दें वो तुम समझ सको, और अगर कुछ चीज़ें अनअंडरस्टैंडेबल और बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग हो तो आप उनको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर रेलेवेंट सवाल कर सकते हो। मैंने कहा जी ठीक है। जब मैं अपने तौर पर फिर मैंने मजदूरी शुरू की यहाँ पर, क्योंकि मैं बजाय इसके कि स्कूल जाता और बहुत सारे घंटे स्कूलों में खर्च करता, मैंने बेहतरीन समझा कि लर्निंग बाय डूइंग। आज से लोगों को यही कहो कि भाई सॉरी मुझे उर्दू आती है, उसके अलावा कोई जुबान नहीं आती, मेरे साथ बात करो या तो उर्दू में करो, उर्दू में नहीं कर सकते तो फिर अपनी डेनिश में करो। तो कौन सा काम शुरू किया, कैसे किया, किसने ढूंढ के दिया काम? अगर वक्त हो तो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में जॉब दिला दूँ। तो मैंने कहा देखो मैं खुदा के आसरे पर आया और खुदा के आसरे पर मुझे काम मिलेगा, थैंक यू वेरी मच, किसी और को ले जाओ जो कि इतनी हिम्मत ना रखता हो, मैं अपना काम को ढूंढूंगा। तो मैंने अपने जूते जो थे उनके सोल घिसाए, मुतवातर इतना मैं पैदल चला कि मेरे जो जूते जो थे उनमें बाकायदा पानी आना शुरू हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब को ढूंढा, और पहला जो मेरा जॉब था वो था यहाँ पर एक फर्म हुआ करती थी जिसका अभी तक मुझे नाम याद है, उसका नाम था डेमेका। डेमेका फर्म जो थी उसका ये काम था कि हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट्स जो होते थे उनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं उनको लाकर वो असेंबल करते थे, और उसके बाद जब वो असेंबलिंग मुकम्मल हो जाती थी तो एक बड़े जो है उसमें कार्टन वगैरह में उनको पैक करके भिजवा देते थे, जिसमें अमूमन जो है मसनूई तनफ़्फ़ुस के लिए इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं ना, रेस्पिरेटरी जो चीज़ें होती हैं वो होती थी। तो मैं जब वहाँ पर मैंने काम शुरू किया, मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसमें एक समझे कि बहुत खूबसूरत टच भी ये है कि हम दोनों दोस्त उस फैक्ट्री का हमने दरवाजा खटखटाया, हमें एक ही बात आती थी आबाद। उसके बाद वो जो कुछ जवाब देता था, अगर उसने ऐसे किया तो समझते नहीं, अगर ऐसे किया तो समझ हाँ। उसके बाद हम कहते थे प्लीज आप जो बात अगर इंग्लिश आती इंग्लिश में कर दो। तो मेरी जब वहां पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास सिर्फ एक जॉब है, अब तुम में से हमें नहीं पता तुम में से ज्यादा जो है ना जरूरतमंद कौन है या तुम में से ज्यादा डिजर्विंग कौन है, तो तुम लोग जो है ना मतलब आपस में डिसाइड कर दो, बंदा हमें एक ही चाहिए। मैंने फौरन दोस्त का हाथ पकड़ा, मैंने कहा मुझसे बहुत बेहतर है, इसको रख लो। उसने फौरन तौर मेरा हाथ खींचा, कहने लगा नहीं ये बहुत बेहतर है, ये मुझसे तगड़ा भी है, बहुत सारी जुबानें भी जानता है, इसको रखो। उन्होंने कहा भी बात सुनो, ये झगड़ा थोड़ा बाद में करना, अब मुझे बताओ कल काम किसने शुरू करना है। तो मैंने कहा जी मेरा नाम लिखे, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा नाम लिखा और कहा कल से काम पर आ जाओ। साथ ही मुझे लेटर दिया, कहते हैं लेटर जैसे होगा वो हमें इतला दे देंगे, लेकिन तुम कल से काम शुरू कर दो। तो ये मेरा फर्स्ट जॉब था। ये तो यानी कि आपके लिए चीजें मुश्किल भी थी, मगर उसमें आपकी अपनी विल भी थी कि आपने कैसे काम ढूंढना है। जिस तरह अभी अब्बास साहब हमें ये बता रहे थे कि उनका बुनियादी मकसद यहाँ पे काम करना नहीं था, उनका बुनियादी मकसद यहाँ पे पढ़ना था, और उस पढ़ने के लिए जो शर्त थी वो थी आपको डेनिश आनी चाहिए। और डेनिश के लिए बजाय इसके कि वो स्कूल जाते, उन्होंने इस चीज को अपनाया कि वो लेबर मार्केट में जाएं, वहां पे थोड़ा सा अपने लिए इनकम भी जनरेट करें और उससे वो लैंग्वेज भी सीखें। तो आपको कितना टाइम लगा, आपने लैंग्वेज सीखी और वापस आप यूनिवर्सिटी कितने अरसे में गए? मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2-2.5 साल लग गए हैं यूनिवर्सिटी तक, या मतलब पहले मैंने जो यहाँ पर दाखिला लिया था वो यहाँ पर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लिया था। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लेकर गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी लैंग्वेज जो है कैपेबिलिटी क्या है। मैंने कहा यू आर लिसनिंग टू मी, यू कैन मेक योर ओन जजमेंट। उन्होंने कहा नहीं तुम बताओ तुमने टेस्ट कौन कौन से पास किए। मैंने कहा टेस्ट तो मैंने कोई भी पास नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि लैंग्वेज के यहाँ पर पता नहीं 1, 2, 3 लेवल्स हैं, और अगर आपने कोई हायर एजुकेशन में दाखिला लेना है तो आपके पास लेवल 3 होना चाहिए। तो मैंने कहा वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं मैं आपको बताऊं कि मैं उसके मुताबिक जो है अहलियत और काबिलियत रखता हूं। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर फॉल्की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, आप वहां पर जाकर टेस्ट दें, अगर आप पास हो गए तो वेल एंड गुड। मैं वहां पर गया, उन्होंने मुझे पेपर्स दे दिए, जी ये करो, ये इसका एनालिसिस करो, ये टेक्स्ट पढ़ो, जो कुछ भी था मैंने वो किया, वहां से मैं क्वालिफाई करके आ गया। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि एक होती है कोलॉकियल लैंग्वेज, रोजमर्रा की गुफ्तगू, उसमें आप थोड़ी बहुत जुबान सीख लेते हैं, अपना मकसद बयान कर सकते हैं, किसी ने कुछ कहा तो आप समझ जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ग्रामेटिकली आपको समझने के लिए लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को जो है ना समझना बड़ा जरूरी है। तो मैंने ग्रामर को बहुत जो है ना उस पर एम्फेसाइज किया, मैं खुद पढ़ता था
और जो मुझे समझ नहीं थी आती, मैं जहाँ शुरू में रहता रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे, तो हर एक अपने अपने कमरे, जिसको क्लूब वैल्सा कहते हैं, वो हुआ करते थे। तो मैं मतलब जाकर किसी का दरवाज़ा खटखटा कर कहता था, यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, डेंस जो थे ये मेरी ज़रा मदद कर दो। तो फिर लोग मतलब जो है मुझे थोड़ा बहुत उसमें मेरी मदद कर देते थे। इस तरीके से मैंने जुबान से। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी भी चले गए, आपने लैंग्वेज पास भी कर ली, फिर आपका एडमिशन भी हो गया, तो जो है उसके बाद यहाँ पे कितना आपको टाइम लगा यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद जो आपकी अपनी प्रोफेशनल जॉब थी उसको ढूंढते हुए? सबसे पहले मैं बताऊंगा, मैंने अपना जो सबसे पहले यहाँ पर स्टडी प्रोग्राम मैंने जो शुरू किया था वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज था, और उसमें मुझे 4 साल लगे। और मज़े की बात यह अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पर दाखिला लेने से पहले ही मैं इतनी लैंग्वेज कवर कर चुका हुआ था कि मैं बतौर सब्स्टिट्यूट टीचर यहाँ पर पढ़ा रहा था। मैं यहाँ पर स्कूलों में गया और मैंने जाकर कहा कि भाई मेरी ये एजुकेशन है पाकिस्तान से, और मैं इन मज़ामीन में शुद्ध बुद्ध रखता हूँ, जिसमें मैथमेटिक्स को मैं सबसे पहले डिफ़ाइन करता था, उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करता था, और उसके बाद कहता था कि हाँ जी मुझे जनरल नॉलेज का थोड़ा बहुत आता है, इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह के बारे में। अगर वो स्कूल का कोई है सब्जेक्ट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बहरहाल मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो उन्होंने मुझे जो है वहाँ पर जॉब दे दी और कहा कि हमें एक टीचर की ज़रूरत है। शुरू में उन्होंने पहले मुझे ये कहा कि तुम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाओ। मैंने इंग्लिश पढ़ानी शुरू की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे कई दफ़ा टीचर बीमार होते हैं और मुख्तलिफ क्लासों में दिन में एक आधा ऐसा लेसन होता है जिसके लिए हमारे पास टीचर जो है मौजूद नहीं होता, तो क्या तुम उसको फिलअप करोगे? मैंने कहा यस एनी टाइम। तो फिर मैंने उसके साथ मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश के साथ मैथमेटिक्स, फिर ऐसा ऐसा ये भी हुआ यहाँ पर जनरल नॉलेज, इसको ये मेरा ख्याल है उस ज़माने में इसको कहते थे साफोर सवान से कहते थे, जहाँ तक मुझे याद है वो, या सिविक्स कह लें, वो भी मैंने चूँकि मतलब यहाँ पर मैं जो सोसाइटी थी, यहाँ का जो सिस्टम था, जो सिविक्स वगैरह की यहाँ जो बुनियादी चीज़ें थी उनके बारे में मैं खुद भी पढ़ता था और मैं पढ़ा भी सकता था। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पढ़ाना शुरू किया, और कॉलेज में जितना अर्सा मैं पढ़ा हूँ उसके साथ साथ मैं पढ़ाता रहा हूँ। और जैसे ही कॉलेज से मैंने क्वालिफाई किया अपना, तो उस वक्त मेरा ख्याल है आई वॉज वन ऑफ द लकीएस्ट उसको क्या ग्रेजुएट्स के, वहाँ पर मेरे पास 3 लोग जो है बाकायदा जॉब की ऑफर लेकर खड़े थे। ये कौन से साल की बात है? ये 73 की बात है। यानी कि आपने तकरीबन 6 सालों के अंदर ही जो है वो जिस मकसद के लिए आप फिल्म देखने घर से निकले थे और आपने वो पूरा किया, और डेफिनेटली इस पे आपके पेरेंट्स, खासतौर पे आपके वालिद साहब बहुत खुश होंगे। बहुत खुश थे, और मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि अब तुम वापस घर आओ और हमारे पास रहो, और जो तुम कहते थे मैं ये करना चाहता हूँ उसको करके दिखाओ। हुआ ये कि मैंने उसी दौरान में मेरी शनासाई मेरी मौजूदा बेगम के साथ हुई, तो मैंने उनको कहा कि मुझे एक खातून है, वो उनके साथ मेरी दोस्ती है और मैं चाहता हूँ कि उस दोस्ती को मैं लीगलाइज करूँ और हम जो है मियाँ बीवी बने, तो मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो मेरे वालिद ने कहा कि भाई मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी माँ है, इनको रजामंद कर लो। उन्होंने बड़ा महाज इकट्ठा खड़ा कर लिया कि अगर सारे हमारे अच्छे लड़के जाकर यूरोपियन लड़कियों के साथ शादी करेंगे तो यहाँ पर अच्छी लड़कियाँ क्या करेंगी। तो मैंने कहा कि अच्छा, मेरी सिस्टर जो थी मुझसे जो बड़ी थी, मैंने कहा उनको भेज दें आप यहाँ पर, वो आएँ आकर देखें, अगर वो लड़की को मंजूर करती हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं करेंगी तो मैं ठीक है, आप लोग जैसे मुझे कहेंगे वैसे कर लूँगा। तो मेरी सिस्टर आई, उन्होंने आकर ये आप मेरी बेगम से मिल चुके हैं, इनसे आकर उन्होंने लैक सलाक की, इनको थोड़ा जांचा परखा, उसके बाद कहा कि भाई इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कहा ओके। मैंने बेगम से कहा कि भाई मुझसे शादी करना चाहती हो? कहने लगी हाँ। मैंने कहा तुम्हें अकेले पाकिस्तान जाना होगा, मैं नहीं जा सकता, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी। शी वॉज हार्डली 18.5 उस जमाने में। तो ये पाकिस्तान गई, कराची से उतर कर कोयटा इनके लिए जाना बहुत बड़ा मसला था। हर एक कहती है मेरे सूटकेस छीनने वाली वो, दरअसल आप कराची उतरे उस जमाने में तो लोग फोटोज वगैरह जो होते थे इधर आई, कुली वगैरह को उधर खींचता था। तो ये बेचारी बड़ी जो है ना दुश्वारी के बाद कोयटा पहुंची, कोयटा के माहौल में रही। मेरे वालदैन ने, मेरे वालिद उस जमाने में मेरा ख्याल है मेरे वालिद उस जमाने में उनके साथ मुलाकात नहीं थी हुई उनकी। तो ये जब उनकी रजामंदी हो गई, यहाँ पर आई, तो फिर मेरे वालिद ने मुझको कहा कि इनको लेकर आओ यहाँ पर, और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी दावत और बहुत बड़ा जो है वेडिंग सेरेमनी बनाऊंगा, और तुम लोगों के लिए कोयटा की उनके जितने यार दोस्त से सबकी गाड़ियाँ उन्होंने रिजर्व करवा ली थी कि आप आएंगे तो हम आपको, अब दुल्हन का और दूल्हा का एक ही घर है, लेकिन हम शहर के अंदर एक उसका जुलूस बनाकर निकाल कर जो है हम लेकर बताएंगे कि हमारे बेटे की शादी हो रही।
और बेटों की शादी, क्योंकि उसी दिनों मेरे बड़े भाई भी आ गए थे और उनकी भी जो फ्रेंड जो थी वो भी डेन थी, तो हम दोनों का एक ही जगह पर जो है ना एक ही दफा में निकाह होना था। अच्छा, आपके भाई भी डेनमार्क में? जी, वो आ गए, वो 71 में आ गए थे यहाँ पर मेरे आने के बाद। अच्छा, यानी कि उन्होंने आपसे इंस्पायरेशन ली? बिल्कुल, डेनमार्क में। हाँ, बल्कि उनके लिए राह हमवार भी मैंने की, और उनको जो है वो उससे पहले दुबई में अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, लेकिन वो मेरे कहने पर आ गए यहाँ पर। तो जब 75 में हमने अप्रैल की 16 तारीख को, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मुझे अचानक टेलीग्राम आई पाकिस्तान से और लिखा कि फादर एक्सपायर्ड। मैंने वो टेलीग्राम पढ़कर मैंने दोस्त को दे दी। मैंने कहा आपके अबू फौत हो गए हैं? तो कहने लगा नहीं अबू नहीं, खालू जान फौत हो गए। अब मेरे ज़हन में खालू जान का तस्वर ना आए। फिर उसने मेरे को देखा, कहता है आपके अबू फौत हो गए। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ और वो जानवर ना हो सके उससे, तो वो फौत हो गए। तो हमारा फिर जो पाकिस्तान जाना था वो रह गया। फिर मेरे भाई अकेले गए अपनी बीवी को लेकर या अपनी मंगेतर को। फिर वहाँ पर इनके लिए ज़ाहिर है कि एक जगह मौत हुई हो तो वहाँ क्या हो सकता है, यही है कि निकाह खानी वगैरह हुई। इनको उन्होंने जो है रिश्ता अज़वाज में बांध दिया, और साथ ही वालदा ने मेरे लिए बहुत बड़ी नसीहत की कि भाई जैसे ही वापस आए तुम्हारा भाई, वहाँ पर अपना निकाह करवाओ और अपनी ज़िंदगी जो है एक अच्छे तरीके से गुजारो। तो उनका आशीर्वाद मुझे मिला। तो फिर 75 में हमारी शादी हुई। यानी कि आप पाकिस्तान में शादी आपकी नहीं हुई, आपने यहाँ नहीं की? वालिद फौत हो गए थे ना उसी दौरान में 75 की। वो एक बड़ा मनहूस दिन था, 16 अप्रैल, मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैं बाकायदा स्कूल में पढ़ा रहा था, मेरा फ्रेंड आया, मुझे उसने टेलीग्राम दिखाया, तो उसने कहा कि अबू फौत हो गए। मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है कि अबू फौत हो गए। उन्होंने कहा नहीं अबू मेरे नहीं, खालू जान फौत हो। वो मेरे अबू को खालू कहता था, लेकिन मेरा ज़हन उस वक्त इतना माऊफ था। मैंने कहा आपके कोई और खालू फौत हो गए? नहीं, आपके अबू फौत हो गए। तो फिर मुझ पर सख्ता तारी हो गई, क्योंकि इट वॉज वेरी सडन। मेरे अबू की बहुत अच्छी सेहत थी, बड़े लंबे चढ़ंगे इंसान थे, कभी उनको कभी बीमारी भी ऐसी नहीं थी हुई। तो बहरहाल ये कुदरत के काम है, कुदरत समझती है। जी नाज़रीन, ये अब्बास रिजवी साहब की हम यहाँ पे किस तरह वो डेनमार्क में आए आपसे आप बिल्कुल आपको तफसील से बता रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिए।